हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 31 जुलाई। पहला ये आर्टिकल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए। आज इंडियन एक्सप्रेस में भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए थे तो मैंने मॉर्निंग में डिस्कस किए। तो पहले तो देखते हैं ओपन इकोसिस्टम क्या होता है। ओपन इकोसिस्टम बेसिकली सवानास, जो आपको पता होगा ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं। सवानास, ग्रासलैंड्स या श्रबलैंड्स को कहा जाता है, जिनमें नीचे जो कंटिन्यूअस ग्रास लेयर तो हो, बट ट्रीज जो हो या तो बिल्कुल नहीं होते हैं या होते भी हैं तो बहुत लो काउंट होते हैं ट्रीज। तो ऐसे सिस्टम को, इकोसिस्टम को हम बोलते हैं ओपन इकोसिस्टम। बेसिकली इस आर्टिकल में दिया गया हुआ है। तो इस आर्टिकल में ये दिया हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं ऐसे ओपन इकोसिस्टम को। इवन डेजर्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन इकोसिस्टम। कि ऐसे ओपन इकोसिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, इसको फॉरेस्टेड कर दे रहे हैं, इसमें ट्रीज लगा दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये ओपन इकोसिस्टम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लूज कर देता है, लूज कर दे रहा है। अब जैसे कि वर्ल्ड में कितने परसेंटेज है ये 40% ये है, ठीक है। अब इसमें एक मेगा हर्बीवोर टर्म दे रखा है। मेगा हर्बीवोर क्या होता है, जिनका वेट 1000 kg डिफरेंट जगह पर डिफरेंट थ्रेशोल्ड दिया रहता है, इससे ज्यादा हो, जैसे कि हमारा एलिफेंट हो गया, राइनोसोरस हो गया। तो इनको सपोर्ट करते हैं ग्रासलैंड वाले इकोसिस्टम, ठीक है। ये फॉरेस्टेड इकोसिस्टम पसंद नहीं करते हैं। अब वो कह रहा है इनमें वुडी एनक्रोचमेंट हो जा रहा है, मतलब हम यहाँ पे ट्रीज लगा दे हैं ढेर सारा क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, जैसे हम बता रहे हैं कि ये फॉरेस्टेशन करो, तो उसके नाम पे हम इसको होमोजेनाइज कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। जो ये वुडी एनक्रोचमेंट हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे प्रेडेशन इंक्रीज हो जाता है इस एरिया में। जो कि ग्रास लैंड जब था ये, या ओपन इकोसिस्टम जब था, तब इतना प्रेडेशन नहीं था, क्योंकि कुछ स्पेशलिस्ट स्पीशीज होती हैं बर्ड्स की या फिर और स्पीशीज जो कि थ्राइव करती हैं ऐसे फॉरेस्टेड इकोसिस्टम में, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो पहले ग्रासलैंड था या फिर ओपन इकोसिस्टम था, उसको एक डिफरेंट स्पीशीज ने कैप्चर कर लिया, तो ये ऑल्टर कर देती है वहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा। अगर सवानास का एग्जांपल ले लो, तो सवाना जो कि हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी कि इसमें फायर फायर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके प्रिजर्वेशन में, इवन इसके स्प्रेड में। प्रिजर्वेशन कैसे, कि इसमें एनुअल फायर लगती है, ग्रास में जो इसके है एनुअल फायर लग जाती है, जिससे क्या होता है पूरा एरिया जो है, जैसे उसमें अगर कोई ट्री अगर आ गया है, बहुत कम ट्रीज होते हैं, लेकिन अगर कोई ट्री आ गया है तो वो ट्री क्या होता है उस आग में जल जाता है। और जो ये ग्रासेस होती हैं, इनकी जो सीड्स होती हैं, ये तभी मैच्योर होती हैं जब ये थोड़ी सी बर्न हो जाए। तो अगली रेनफॉल के साथ ही क्या होता है, फिर से इनकी जो सीड्स थी वो ग्रोथ उनमें होने लगती है, और ये ट्रीज को कंट्रोल कर देता है इस इकोसिस्टम में। इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे जीब्रास वगैरह जो कि ऐसे ओपन इकोसिस्टम प्रेफर करते हैं, वो यहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम यहाँ पे मान लो कि ट्रीज लगा दें तो ये ग्रासलैंड लूज हो जाएगा। और इसमें अगला टर्म क्या दे रखा है, अगला टर्म इसमें दे रखा है कि जैसे इनको पहले वेस्टलैंड बुला देते थे, जो हमारे कॉलोनियल रूलर थे इंग्लिश, वो इनको वेस्टलैंड क्यों बुलाते थे, क्योंकि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस वक्त क्या थी, टिम्बर। उनको टिम्बर चाहिए था। तो जो जैसे अब ग्रासलैंड से उनको टिम्बर तो मिलता नहीं था, तो इसलिए उसको टिम्बर, इसको वेस्टलैंड बना देते थे। और उनको टिम्बर क्यों चाहिए होता था, कि जैसे रेलवे अगर का डेवलपमेंट करना है, तो पहले रेलवे की पटरी के नीचे जो टिम्बर का ही वो आयरन, अब तो ये आयरन का गर्डर लगता है या फिर किसी और चीज का लगता है, बट पहले ये इसी टिम्बर का लगता था, इसलिए उनको ये सब चाहिए था। तो उसको वेस्टलैंड्स बुला देते हैं, जबकि वेस्टलैंड्स नहीं है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एक चीज और देखो, यहाँ लिखा हुआ है जैसे सक्सेशन ऑफ वुडी स्पीशीज सॉइल कंडीशन को ऑल्टर कर देता है, जिसकी वजह से काफी चेंजेस आ जाते हैं उसमें। अब यहाँ पे तीन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन मेंशन है। पहला तो बन्नी ग्रासलैंड्स हो गया, दूसरा सोलर ग्रासलैंड्स हो गया, और तीसरा हो गया तराई ग्रासलैंड्स। तो सबसे पहले बन्नी ग्रासलैंड्स देख लेते हैं। ये कहाँ पे, ये कच्छ में मिलता है, कच्छ गुजरात में। और जैसे यहाँ पे एक स्पीशी मिलती है बन्नी बफेलो हो गया, और एक होता है दूसरा कानक्रेच क्रेच काऊ, यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे इवन इंडियन हेयर वगैरह हो गया, ये सब मिलता है। और इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ मिलती है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रोसोफिस जूलीफेरा करके हमारा इन्वेजिव स्पीशीज है, ये इसको अफेक्ट कर रहा है। ये बेसिकली इंट्रोड्यूस क्यों किए गए थे यहाँ पे बेसिकली जो डेजर्ट के एक्सटेंशन को रोकने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बट ये क्या कर रहा है, इसके जो बर्नी ग्रासलैंड्स हैं इनको अफेक्ट कर रहा है। ये इस पे जो वहाँ के पेस्टोरलिस्ट जो कम्युनिटी है वो बहुत डिपेंड करती है, इवन फ्यूल के लिए, फॉडर के लिए।
और इसके बाद सोलर ग्रासलैंड्स पे आ जाते हैं। ये कहाँ पे मिलता है? ये नीलगिरी रीजन में मिलता है। सिर्फ नीलगिरी में नहीं मिलता है, और भी माउंटेन्स में मिलता है वो इसके अराउंड, ठीक है, तमिलनाडु केरल वाले एरिया में। अब ये क्या है? ये ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल माउंटेन का मतलब क्या? हाई एलिवेशन पे मिलता है 1500 मीटर के ऊपर, और उससे हाई जब जाते हैं तो ये ग्रासलैंड्स के में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बेसिकली एक्ट करता है एक वाटर टैंक की तरह, क्योंकि देखो ये ग्रासलैंड्स होते हैं कुछ इस तरीके से। ये चलो मैं फोटो दिखा देता हूँ। अब देखो इस फोटो में जैसे दिखा रखा है, ये हायर लेवल्स पे क्या है? ये ग्रासलैंड्स है, और नीचे क्या है? ट्रीज है। तो ऐसे स्कैटर्ड ट्रीज मिलते हैं इस एरियाज में, ठीक है। जैसे यहाँ रेनफॉल भी, जैसे हमारी जो नॉर्थ, जो साउथ वेस्टर्न, जो हमारी वेस्टर्ली होती है, साउथ वेस्टर्न जब विंड्स आते हैं मानसून के टाइम पे, तो जैसे वो यहाँ पे रेनफॉल हुई तो ये इकट्ठा हो गया पानी नीचे यहाँ पे, क्योंकि नीचे वाले एरिया में तो यहाँ ट्रीज की ग्रोथ हो जाती है। ट्रीज जो होते हैं यहाँ पे स्टंटेड होते हैं, कैनोपी डेंस फॉर्म करते हैं। सोलर ग्रासलैंड से प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इक्विलिप्टस की जो प्लांटेशन है ना, इसको बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करती है, क्योंकि इक्विलिप्टस के जो ट्रीज होते हैं पानी बहुत ड्रेन करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा इनको चाहिए होता है। अब जो तराई रीजन है ये बेसिकली फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में मिलता है, जो हमारा जैसे नेपाल का बॉर्डरिंग यूपी हो गया, इस रीजन में। इवन ये जेएनके से शुरू हो जाते हैं, ये ऑलमोस्ट अरुणाचल प्रदेश तक रहते हैं, लेकिन थोड़ा स्पार्स हो जाते हैं इधर एक्सट्रीमिटीज में, बट यूपी में प्रिडोमिनेंट होते हैं। और इन पे बेसिकली इसमें डेसिडुअस ट्रीज मिलते हैं, साल का फॉरेस्ट मिलते हैं, साल के फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो देखे तो तेराई रीजन जो है हमारा most इतना दिखा रहा है, ये मेन रीजन है, बट स्पार्सली मिलता भी है इस साइड में, जेएनके तक मिलता है। और इसमें हमेशा वाटर लॉग कंडीशन होती हैं। वाटर लॉग कंडीशन की वजह से यहाँ पे जो ग्रासेस होती हैं ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड होती हैं। साल फॉरेस्ट बता ही दिया, तो इतना ही काम का था। तो इस आर्टिकल में मेंशन है ये हमारा C3 फोटोसिंथेटिक पाथवे। अब देखो तीन इंपॉर्टेंट तरीके के पाथवे बता देते हैं। एक होता है C3, एक होता है C4, एक होता है कैम। तो हमें बस ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे ही आता है। ऑलरेडी शायद मेरे ख्याल से C4 के बारे में पूछ चुका है कि C4 क्या होता है। तो देखो C3 में क्या होता है कि इसमें एंड प्रोडक्ट जो बनता है, जैसे ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस के पाथवे हैं। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो केल्विन साइकिल के थ्रू कन्वर्ट हो जाती है हमारी कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि C3 है, तो ये 85% प्लांट जो होते हैं वो इस तरीके से करते हैं अपना फोटोसिंथेसिस। C4 हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका C4 का, जैसे मेज हो गया, सोरगुम हो गया, ऐसे प्लांट्स जो हॉट एंड थोड़े से ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, वो इसी पाथवे की वजह से सर्वाइव कर पाते हैं। और जो कैम पाथवे होता है ये बेसिकली डेजर्ट प्लांट, जो डेजर्ट की स्पीशीज होती हैं वो इसके थ्रू अंडरगो करती है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बेसिकली रात में होता है, नाइट टाइम पे, ताकि ट्रांसपीरेशन की वजह से वाटर इतना लॉस ना हो पाए। और जैसे C3 की अगर C3 में जिस पाथवे, जिस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, अगर उसकी लोकेशन चेंज कर दी जाए तो वो C4 हो गया, और अगर C4 को रात में कर दो तो वो कैम हो गया, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस था। अब जैसे सी कैम का एग्जांपल क्या हो गया हमारा, ऑक्टोनशिया हो गया या कैक्टस हो गया। तो बस इतना ही इस आर्टिकल में दे रखा था। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ग्रासलैंड्स पे इम्पैक्ट देख लिया है तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि ग्रासलैंड्स कौन कौन से वर्ल्ड में होते हैं। देखो दो तरीके के ग्रासलैंड्स होते हैं, एक ट्रॉपिकल होता है, टेम्परेट होता है। जो ट्रॉपिकल रीजन में बेसिकली मिले वो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो टेम्परेट रीजन में मिले वो टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। तो जैसे पम्पास हो गया, ये हमारा अर्जेंटीना वाला है। देखो ये लाइट ग्रीन वाले हैं, बेल्ट हो गया, डाउन्स हो गया, स्टेपीज हो गया, मंचूरियन आइलैंड ग्रासलैंड्स हो गया, चाइनीज के पुस्ताज हो गया, प्रेरीज हो गया, ये सब क्या है? टेम्परेट है। और जो डार्क वाले हैं जैसे सवाना हो गया, ये, और ये लेनॉस हो गया, कंपास हो गया। तो ये सब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा, बट मैंने यहाँ दे लिया है, रेफरेंस में देख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। पैंगोंग लेक जो है, लद्दाख की हमारी लेक, ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी 2-3 साल से यहाँ से चाइना के साथ मैटर चल रहा है हमारा, लेकिन चाइना ने इस पे ब्रिज, इसके नदर्न और सदर्न बैंक को कनेक्ट करते हुए ब्रिज बना दिया है, जिसपे इंडिया जो है थोड़ा एंशियस हो गया है। तो मैप पे देख लेते हैं। आप आईआर में पढ़ोगे कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है अभी फिलहाल के लिए, उसे लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल जो ये है लाइन, इसको माना जाता है। तो इसका क्या है, अभी एग्जैक्टली ये डिमार्केट नहीं हुई है, जिसकी वजह से इश्यूज होते रहते हैं। चाइना कभी कभी कहता है कि थोड़ा इधर आके इधर कुछ सामान गिरा देगा और कहेगा कि ये टेरिटरी मेरी। तो ये मैटर चलता रहता है इनका। तो हुआ क्या है कि जो पैंगोंग लेक है हमारी, ये, इसका देखो ये नदर्न साइड है और ये रहा सदर्न साइड, ठीक है। और इसका कुछ पोर्शन तो देखो, ये 2/3 पोर्शन जो है वो चाइना तिब्बत मिला के इधर लाई करता है, और बाकी इंडिया में लाई करता है।
तो प्रॉब्लम्स कहाँ पे होती है? नदर्न बैंक में। जो नदर्न बैंक है, इसी के बीच में ब्रिज बना है इन दोनों के बीच में, ठीक है? तो नदर्न बैंक जो है, अब नदर्न बैंक कैसा है कि देखो ये हमारी लेक है, मान लो, तो हमारे इसके बीच में ऐसे रिजेस है, ठीक है? माउंटेन के रिजेस है। तो इन इन एरियाज को बोलते हैं फिंगर, ठीक है? अब फिंगर ऐसे नाम, इसको नाम दे दिया गया है कि फिंगर 8 तक है, फिंगर 1, 2, 3 ऐसे 8 तक। तो कुछ इसमें जो फिंगर्स हैं वो तो इंडिया कंट्रोल करता है उस लिमिट तक। उसके बाद के जो फिंगर्स हैं वो चाइना कंट्रोल करता है। तो कभी-कभी इन दोनों के बीच में झड़प होने लगती है इस चीज़ को लेके। ठीक, तो इश्यू मैंने समझा दिया कि इनके बीच में इश्यू क्या है। अब पैंगोंग लेक के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। अब इसका सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तब भी ये फ्रीज़ हो जाती है। अब यूजुअली क्या होता है, जब किसी चीज़ में नमक डाल दो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है, लेकिन ये तब भी फ्रीज़ हो जाती है। और ये एक एंड और हेक लेक है, मतलब ये लैंड लॉक्ड है, प्लस हेक का मतलब क्या हुआ कि ये सॉल्टी है, ठीक है? कलर चेंज हो जाता है बैक्टीरिया वगैरह की वजह से। बस ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है छापार पोर्ट के बारे में। अब ये बेसिकली गडकरी जी ने बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो देख लेते हैं इसका भी बारे में क्या है, मैप के थ्रू। अब इंडिया जो चाबार पोर्ट है, ये कहाँ बना रहा है? ईरान में बना रहा है। देखो ये ओमान हो गया, और ये वाटर बॉडी 3 साइड से, एक इधर से, एक इधर से, इधर से एनक्लोज़ है, तो इसको बोलते हैं गल्फ। तो ये क्या होगा? गल्फ ऑफ ओमान। तो ये कहाँ पे है जो हमारा पोर्ट है? ये गल्फ ऑफ ओमान में है। और जैसे ये मुंबई से कनेक्ट हो रहा है, कांगला कांडला से भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक? अब हुआ ये ऐसा बनाया क्यों इंडिया ने? पहले इंडिया गवादर पोर्ट का एक्सेस माँग रहा था पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया, क्योंकि हमें जाना था सेंट्रल एशिया में, कनेक्टिविटी चाहिए थी, इवन अफ़गानिस्तान तक, से अफ़गानिस्तान से फिर सेंट्रल एशिया तक, ठीक है? तो हमने ईरान में डेवलप कराया, ईरान की गवर्नमेंट के साथ हमने एग्रीमेंट में एंटर किया 2015 में, इन तीनों गवर्नमेंट ने मिलके एग्री किया, इंडिया और इन तीनों ने, और फिर ये हमारा पोर्ट बन गया। अब ये पोर्ट एक इम्पोर्टेंट और दूसरी कॉरिडोर के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब वो बेसिकली क्या करेगा कि उस वो यहाँ के एक्सेस को और आगे ले जाके ये यूरोप तक जोड़ देगा, ठीक है? तो ये आप हमेशा पढ़ोगे, नॉर्थ साउथ मतलब कि नॉर्थ हो गया हमारा यूरोप, और साउथ हो गया, वैसे मान लो इंडिया हो गया हमारा, तो साउथ में है। तो ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये है, वहाँ से एक्सटेंड हो जाएगा। और एक चीज़ है कि एक यहाँ पे ये 3 इम्पोर्टेंट और नाम है यहाँ पे। एक ज़ाहेदान है, ये जरंज है, और ये है बेलाराम। ये याद रखना, बाकी आपको आईआर में ऑलरेडी पढ़ा दिया जाएगा। मनु के बारे में ऑलरेडी हमने द हिंदू में पढ़ लिया था पहले भी। ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक में शूटिंग में मेडल लाया है। कौन सा मेडल मेडल इन्होंने लाया था? ब्रॉन्ज मेडल लाया था। अभी इन्होंने क्या किया है कि सरबजोत के साथ मिलके इन्होंने ब्रॉन्ज जीत लिया है फिर से, ठीक है? शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू विन मल्टीपल मेडल्स एट एन ओलंपिक इवेंट, ठीक है? इतना ही काम का था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।